हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक में भी भारत एवं विश्व का भूगोल, और उसमें भी हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। चैप्टर नंबर 6 यानी कि मृदा यानी सॉइल चल रहा है। पार्ट 3 है, मतलब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं गाइस मेरा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप लोग मुझसे पूछें कि ज्योग्राफी की कोई एक बुक बताइए मैम, तो ये बुक इनफ है। आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप इसकी बात करें, बीपीएससी के लिए बात कर लीजिए, या किसी भी पीटीएस एग्ज़ाम के लिए बात कर लीजिए अगर आप प्री कर रहे हैं तो। और वनडे एग्ज़ाम के लिए तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूर, मतलब कुछ इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे अगर आप ये बुक बाय करना चाहते हैं तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की, आप वहाँ से देख सकते हैं, खरीद सकते हैं बुक। सिलेबस हमेशा की तरह सबसे पहले देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अभी हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे। और गाइस आगे के भी पार्ट्स आप देख सकते हैं कि हम लोगों को आगे क्या क्या करना है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को। और घटना चक्र की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था ना, हम मृदा अपरदन की बात कर रहे थे, तो उससे आगे की बात करते हैं। अभी हम करेंगे मृदा अपरदन के चरण और प्रकार। और गाइस, अगर आप घटना चक्र की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी दृष्टि आईएएस की ये भी मेरी पहली बुक स्टार्ट हुई है, जिसमें मैंने अभी से स्टार्ट ही किया। तो देखिए, मृदा अपरदन के प्रकार की बात कर रहे हैं। मृदा का अपरदन हो जाता है, उसके चरण या प्रकार की बात करें तो लिखा है बूंद अपरदन। ठीक है, इसमें लिखा है ये मृदा अपरदन का प्रथम चरण होता है। इसके अंतर्गत सूखी मिट्टी पर बारिश की बूंदों के प्रतिघात से क्या होता है, मृदा के कण वियोजित हो जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी परत जो है विघटित हो जाती है। मतलब इसने ये बोला, सपोज कि ये मिट्टी की एक पूरी परत है, बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ये परत जो है ना धीरे धीरे टूटने, मतलब जो मिट्टी के कण है ना वो क्या होने लगते हैं, वियोजित, मतलब टूटने लगते हैं। और क्या कहते हैं, अलग अलग होने लगते हैं। ठीक है, बूंदों के टक्कर लगती है जब, यह प्रतिघात बोला गया इसमें, प्रतिघात से, उसके टकराव से जो भी होता है। ठीक है, तो ये क्या मृदा की ऊपरी परत क्या हो जाती है, विघटित, टूट फूट जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर है परत अपरदन। अब क्या हो रहा है, तो इसमें लगा अपरदन के अगले चरण में, मतलब अपरदन हो रहा है, मिट्टी कैसे बह के चली जाएगी या वहाँ से मिट्टी कैसे गायब हो रही है ये बता रहे हैं। सबसे पहले बारिश हुई, मिट्टी के गढ़ टूट गए। ठीक है, हो गया। परत अपरदन में क्या है कि अपरदन के जो अगले चरण में क्या होता है, बूंदों के निरंतर प्रहार के कारण पतली परतों के रूप में मृदा का कटाव होने लगता है। और ये सामान्यतः समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के पश्चात होता है। ठीक है, यद्यपि यह अति सूक्ष्म प्रक्रिया है किंतु अधिक हानिकारक होती है, क्योंकि मृदा की सूक्ष्म और अति उर्वर परत का अपरदन हो जाता है। मतलब इसने ये कहा कि ये मृदा है, मृदा की पूरी एक सतह है, और यहाँ पे बारिश हो रही है। और कौन सी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गई यहाँ पे क्या है, मृदा टूटेगी फूटेगी, और टूटने फूटने के बाद जब ये बह के जाएगा पानी तो उसके संग बह जाएगी। ठीक है, मतलब इसने कहा कि मृदा की एक पतली सी परत जो है ना गायब हो जाएगी, यहाँ से बह जाएगी। ठीक है, तो इसने कहा कि ये अधिक हानिकारक है। क्यों, क्योंकि मृदा की जो सूक्ष्म और जो अति उर्वर परत होती है ना वो यही होती है। और ये इसका क्या हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा, ये उड़ जाएगी, मतलब बह जाएगी। उसके बाद इसे लिखा है रेल अपरदन। इसमें क्या, अपरदन के इस प्रकार के अंतर्गत क्या होता है, तेज गति से बहता हुआ जल छोटी और कम गहरी नालियाँ बनाकर क्या होता है, बहने लगता है। और आमतौर पर कृषि भूमि और क्या है, अतिचारित भूमियों पर देखने को मिलता है। ये सब हमें, मतलब इसने बोला कि ये है मृदा की परत, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है और जल्द नहीं, मतलब बारिश नहीं हो रही है, बहुत तेज़ी से ना बहता हुआ जल आ रहा है। तो ये क्या होगा, मृदा में ना एक नाली, आप देखेंगे पानी जब बहता है तो वो नाली बनाता हुआ आगे बहता है, तो ये क्या करता है, मिट्टी को भी अपने साथ बहता हुआ ले जाएगा। ठीक है, तो गहरी नालियाँ बन जाती हैं और इसमें पानी बहता हुआ चला जाता है, मिट्टी भी बहती हुई चली जाती है। और ये मैक्सिमम आपको कृषि भूमि पे या अतिचारित भूमि पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी कि रेल अपरदन। और ये गई ये स्टेप बाय स्टेप है, यानी कि आपने पहले कोई और अपरदन पढ़ लिया, फिर आपने कोई और अपरदन, लाइन से ही पढ़िए। जैसे सबसे पहले हमने कौन सा अपरदन पढ़ा था, बूंद अपरदन सबसे पहला होता है। फिर परत अपरदन, एक परत गायब हो जाती है। फिर रेल अपरदन, नालियों के थ्रू होते होते पानी जाता है और मिट्टी को बहाता हुआ ले जाता है। अब नाली का अपरदन। अब देखिए, अब देखो, इससे पहले हमने क्या रेल अपरदन पढ़ा। ठीक है, अब देखिए इसे कहा, जब रेल अपरदन की नालियाँ जो है बड़ी हो जाती हैं, विस्तृत हो जाती है, मतलब जो नालियों में पानी बहता हुआ जा रहा है वो ही नालियाँ जो है बड़ी हो जाए और बहुत विस्तृत हो जाए, तो क्या होता है, भूमियों को, ये क्या, कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है। मतलब अब पानी बहता हुआ जा रहा है, अब ये क्या कर रहा है, बहता हुआ जा रहा है, तो ये 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, अगर ये बहुत बड़ा हो जाए तो ठीक है, तो कृषि हेतु के अन उपयुक्त हो जाती हैं ये वाली भूमि जो होती है, नहीं,
कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और कृषि के लिए क्या हो जाती है, अनुपयुक्त हो जाती है। मतलब इतने में कृषि कर सकते हैं, अब आप ये कट जाए, ठीक है, तो गाइस इतने में क्या कृषि करेंगे, इतने में क्या कृषि करेंगे, ये होता है बेकार हो जाती है ज़मीन। जिस प्रदेश में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, उसको हम बोलते हैं उत्खाद भूमि, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण हमने तभी पढ़ा था जब नदियों की बात कर रहे थे, तो हमने बोला था मालवा का पठार जो है उसमें चंबल नदी का यही काम हो रहा है। मतलब चंबल नदी जब बहती हुई जाती है तो यही काम करती है, सब काटती फिरती चल रही है ज़मीन। मतलब वहाँ की जो भूमि है, मतलब उसकी क्या बोलते हैं, मालवा का पठार, तो वो क्या है, उत्खाद भूमि बोला गया उसको, ठीक है। टूट फूट गई है, मतलब कट पिट गई है। फिर है धारा चैनल अपरदन। जब जल एक मोटी धारा के रूप में बहने लगता है तो चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थित ढाल प्राप्त नहीं कर ले। मतलब ये तब तक बहता जाएगा, मतलब जो चैनल है, ठीक है, वो उसको तब तक काटता जाएगा जब तक ये एक जितनी ढाल उसे करनी, मतलब जितनी ढाल प्राप्त करनी होगी तब तक करेगा जब तक वो उस ढाल को प्राप्त नहीं कर ले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा अवनालिका अपरदन से प्रभावित 4 वृहद क्षेत्र। अवनालिका अपरदन का कौन सा था, एक था रेल अपरदन। हमने कहा रेल अपरदन में जो वो नालियाँ बन रही है वो जब चौड़ी हो जाए विस्तृत हो जाए तो अवनालिका अपरदन, ठीक है, जो चंबल वाला हमने पढ़ा था, चंबल नदी। अच्छा, यहाँ पे अवनालिका अपरदन से प्रभावित जो सबसे वृहद क्षेत्र है, कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा है, जैसे पंजाब में कौन सी, शिवालिक के दक्षिणी ढाल पे अवनालिका अपरदन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। चंबल उसकी सहायक नदी के मध्यवर्ती एवं निचले मार्ग पर चंबल यमुना दोआब पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। छोटा नागपुर प्रदेश में राजमहल पहाड़ियों के कुछ भागों में ये देखने को मिल जाएगा। गुजरात में खंबात की खाड़ी के पूर्व और उत्तर पूर्व में भी स्थित है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पंजाब में शिवालिक, चंबल उसकी सहायक नदी या चंबल यमुना दोआब में मिल जाएगा। छोटा नागपुर प्रदेश राजमहल पहाड़ी में मिल जाएगा। गुजरात में खंबात की खाड़ी उत्तर पूर्व में स्थित है पूर्व उत्तर पूर्व में, ठीक है। अब देखिए मृदा संरक्षण के उपाय। अब हमें मृदा का अपरदन तो देख लिया हमने, अब उसको बचाने का भी कोई उपाय तो होगा ही होगा। चलो देखें क्या मेथड है तो इस संरक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीज़ देखेंगे आप। एक तो मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे ना कि जो मृदा की उर्वरता या मृदा जो बेकार हो चुकी है उसमें सुधार की भी कोशिश करेंगे। तो मृदा संरक्षण में 2 चीज़, मतलब एक तो गुणवत्ता बनाए रखने की कोशिश करें और जो मृदा खराब हो चुकी है उसमें सुधार कैसे करा जाए, ये भी बात हम इसमें करते हैं। तो देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण के लिए क्या होता है कि मृदा अपरदन और उससे जो प्रभाव पड़ा है या दुष्परिणाम है उसके लिए क्या हुआ, 1953 में क्या केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। तो इंपॉर्टेंट सी बात होगी, 1953 में क्या है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड आया, जिसका कार्य राष्ट्रीय स्तर पर मृदा संरक्षण के कार्यक्रम का संचालन करना, पूरे भारत में मृदा संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम है उसका संचालन करना। तो मृदा संरक्षण के उपाय की बात कर लेते हैं। समस्या की पहचान कर लिया, समाधान, सामाजिक आर्थिक तकनीकी पक्ष को ध्यान में रखते हुए हमने समाधान निकाले। क्या समाधान है, तो भैया एक समाधान यह है, यांत्रिक उपाय की बात करें मृदा अपरदन से बचने के लिए, मृदा को बेकार होने से बचने के लिए, तो हमें मेड़बंदी करनी चाहिए खेतों में, समोच्च रेखीय कृषि करनी चाहिए। अब इस सब के बारे में पढ़ लेंगे भाई, बहुत टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। और एक हो गया पत्थर के मेड़ और चट्टान बांध, ये होना चाहिए, ठीक है, ये यांत्रिक उपाय है। अब जैविक उपाय की बात करें तो फसल चक्र, किस फसल के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, पट्टीदार खेती करनी चाहिए, मतलब खेत है तो उसके पट्टे बना दो, यहाँ पे कुछ और खेती हो रही है, यहाँ पे कुछ और खेती, कुछ और तो ये हो गया पलवार या मल्चिंग, पढ़ेंगे आगे क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट या हरी और जैविक खाद का उपयोग करें, ठीक है। कृषि वानिकी, ठीक है। वृक्षारोपण करें, ठीक है। सामाजिक उपाय में क्या है, जो अति चराई यानी जो पशु जो चराई बहुत ज़्यादा करते हैं उसको कम करो। फिर है कुल्हाड़ बंदी करो, झूम खेती पर रोक लगा दो। फिर है लोक सहभागिता, लोग सहभागिता ना लोगों से कि जागरूक करो, एक साथ कुछ करा जाए इसके लिए, ठीक है। तो अब हम गाइस एक एक करके इनको पढ़ेंगे है क्या। तो देखिए यांत्रिक उपाय में सबसे पहले इसने बोला मेड़बंदी, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बड़े बड़े जोत के खेत में मेड़ बनाकर जल के प्रवाह को कम किया जाता है और वायु के तेज प्रवाह से होने वाले जो अपरदन है उसको रोका जाता है। बहुत बड़ा खेत है, आपने मेड़ बना दी, अब आपने क्या करा, यहाँ पे आप
अगर ये मेड़ नहीं तो जल बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। अब यहाँ मेड़ है तो गैस एक तो आप जल के प्रवाह को रोक देंगे, मेड़ रोक देगी, ठीक है। वायु का तेज बहाव आ रहा है, उससे भी जो है अपर्दन जो हो रहा है, मृदा अपर्दन हो रहा है, वो भी रुकेगा मेड़ की वजह से, ठीक है। मृदा समतलीकरण से जल के बहाव और वायु के तेज गति का प्रभाव भी कम हो जाता है। क्या करेंगे, मृदा समतलीकरण, तो जो जल का बहाव है वो कम हो जाएगा, वायु की गति है ना वो भी कम हो जाएगी। फिर समुच्च रेखीय जुताई, ये होती कहाँ, पहाड़ों पे होती है। तो पहाड़ों के सबसे ऊंचे ढाल पर की जाती है, ठीक है। कहाँ, सबसे ऊंचे ढाल। इसमें क्या होता है कि पहाड़ों में बहने वाले जल को रोकने के लिए समान ऊंचाई वाले रेखाओं से एक प्राकृतिक रुकावट बनाई जाती है, जिससे क्या है, मृदा का संरक्षण होता है। सपोज ये पहाड़ है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि जल ऐसे तेज़ी से बह सकता है, तो हमने यहाँ पे ना क्या करा, ऐसे करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जल को बहने से बहुत तेज़ी से रोकने के लिए हमने क्या बनाया, रुकावट बना दी, प्राकृतिक रुकावट बना दी, ठीक है। कि जो है जल अब धीरे धीरे बहे ऊपर से नीचे तक। क्यों, क्योंकि हमें यार जल चाहिए, वहीं पे हम खेती करेंगे तो हमें जल की भी ज़रूरत है। पता चला आपने सिंचाई करी, पानी बहता हुआ नीचे चला गया, ठीक है, और उसके साथ मिट्टी भी चली गई, तो आप वहाँ पे कुछ रुकावट बना दीजिए कि ना पानी बहे और ना अपने संग मिट्टी को ले जाए, ठीक है। अब इधर पत्थर के मेड़ और चट्टान बांध के अंतर्गत पानी को तेज़ी से बहने से रोकने के लिए क्या है, चट्टानों के द्वारा अवरोधक, मतलब इसने यही कहा कि अब आप पानी बह रहा है तो आप बीच में कहीं चट्टान बनाइए, ठीक है, ताकि पानी तेज़ी से ना बहे, और तेज़ी से बहेगा तो मिट्टी को बहा के ले जाएगा, और यहीं पे अगर रुक जाता है तो धीरे धीरे बहेगा तो मिट्टी को बहा कर नहीं ले जाएगा तेज़ी से। चट्टानी बांध बनाने से नालियों की रक्षा होती है, मृदा का क्षय भी नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लगा बेसिन लिस्टिंग के अंतर्गत ढालों पर एक नियमित अंतराल के बाद क्या होता है, लघु बेसिन या गर्त का निर्माण किया जाता है, जो जल के प्रभाव को नियंत्रित रखने और जल को संरक्षित करने में सहायक होता है। मतलब आपने ऐसे बनाया, फिर आपने छोटी सी गर्त बना दिया, फिर ऐसे, तो इससे क्या होगा ना कि जल का जो प्रभाव है ना वो एक तेज़ी से नहीं बहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आएगा, फिर आगे जाएगा, थोड़ा सा रुक जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, रुकेगा, तो तेज़ी से बहाव नहीं होगा। बस इसने ये कहा, ठीक है। तो मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमने क्या करा, एक बेसिन या गर्त बना दिया, ठीक है। अब इसने कहा जैविक उपाय की बात करें तो फसल चक्र की बात करते हैं। तो फसल चक्र में जैसे अपर्दन को कम करने वाली जो है फसलों का अन्य फसलों के साथ जो है चक्रीकरण कर अपर्दन को रोका जा सकता है, मृदा की उर्वरकता भी बढ़ती है। मतलब इसने कहा कि अगर धान लगाया, धान, ठीक है, तो इसे बताना है कि भैया आप मृदा अपर्दन को रोकना है कि धान के बाद कौन सी ऐसी फसल लगाओ जिससे मृदा की उर्वरता भी ना खत्म हो, दूसरा मृदा का अपर्दन भी ना हो, ठीक है। कोई दलहन वाली फसल लगा दो, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ लगा दिया हमने, गेहूँ लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि ये नहीं है कि कुछ भी लगा दो किसी के बाद भी, ठीक है, तो ऐसा ना हो। अब यहाँ लिखा है पट्टीदार खेती के अंतर्गत क्या है, बड़े जोत के खेतों में क्या पट्टी बनाकर जल प्रवाह के वेग को कम किया जाता है, जिसमें मृदा अपर्दन क्या होता है, कम। मतलब वही बड़ा बड़ा खेत है, उसमें आपने पट्टी बना दी, ठीक है। अब देखा पलवार या मिल्चिंग की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है, खेतों में फसल के जो अवशेष होते हैं उससे 10 से 15 सेंटीमीटर पतली परत बिछाकर जो होता है अपर्दन और वाष्पीकरण को रोका जाता है, इससे मृदा का संस्तर सुरक्षित रहता है। मतलब इसने कहा आपने खेती करी, खेती करने के बाद आपने क्या, सपोज आपने गेहूँ की खेती करी, उसके बाद जो उसका अवशेष बचा हुआ है, बच ही जाता है, तो इसने कहा कि उसको ना हटाओ मत, उसे वैसे ही रहने दो, धीरे धीरे वो वैसे सड़गल जाएगा, वो खाद की तरह भी काम करेगा, ठीक है। तो उसे मत हटाओ, इसकी वजह से क्या होगा, वाष्पीकरण, मतलब जो मिट्टी में नमी होगी वो भी जल्दी नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा इतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से अगर आप उसे हटा देंगे तब, ठीक है। और ये मृदा अपर्दन भी रुकेगा। अब इसने कहा वर्मी कंपोस्ट, यानी कि प्राचीन काल से ही क्या है, किसानों का सबसे हितकारी जो प्रयोग रहा है ये वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से क्या है, केचुए पर आधारित होता है, ठीक है। केचुए खेती के लिए अच्छे होते हैं, हम जानते हैं। तो केचुए को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। ये केचुए मिट्टी में क्या है मौजूद जो घास फूस है और जो अन्य खरपतवार है उसको खाकर उन्हें जो है क्या बना देता है, खाद बना देता है, और साथ ही मिट्टी को मुलायम भी रखता है, उपजाऊ भी रखता है। यानी केचुए जो है हर तरह से मिट्टी के लिए लाभदायक है। फिर इसने कहा हरी और जैविक खाद की बात कर लें, ठीक है, जो हम केमिकल जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उसकी जगह ये करो, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, मृदा संरक्षण को बनाए रखने के लिए खेत में हरी खाद अधिक से अधिक प्रयोग की जाती है, ठीक है। कौन सी खाद, हरी खाद, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर, वो जो केमिकल खाद होती है, जो यूरिया। परंपरागत रूप से प्रचलित जो उड़द है, जैसे कि अब देखिए हरी खाद में क्या है, उड़द हो गई, सेजी, सनई, ढेंचा, मूंग, लोबिया आदि, ये क्या है खेतों में बोया जाता है, ठीक है। और खड़ी फसल के बीच जो है खेत की जुताई की जाती है,
ठीक है, मतलब फसल रहती है तभी खेत की जुताई करते हैं। इससे क्या होता है, खेत में विभिन्न प्रकार के जैविक तत्वों का समावेश हो जाता है, मतलब बहुत सारे जैविक पदार्थ इन फसलों को लगाने से मिट्टी में आ जाते हैं, जिससे फसलों की क्या है, उत्पादकता बढ़ जाती है। इनके बाद सैजी और सनई की फसल का हरी खाद के रूप में प्रयोग करने के से सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त होता है। मतलब इसने कहा कि अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए तो आप यूरिया ना यूज़ करिए, आप ये इनमें से कोई एक फसल लगा दिए, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन आपको किससे मिलेगा, सैजी और सनई। तो ये बन गया क्वेश्चन गाइस, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर कृषि वानिकी क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या, खेतों के चारों तरफ मेड़ों पर 2 या 3 पंक्तियों में क्या करें, एक निश्चित दूरी पर फसलों के साथ जो क्या करते हैं कि वृक्षों को रोपित कर देते हैं, जिससे कि मृदा का अपरदन रुक जाता है। मतलब इसने कहा कि ये खेत है, खेत के चारों तरफ इसने क्या करा, पेड़ लगा दिए, ठीक है, 2-3 पंक्तियों में फसलों के बीच में पेड़ लगा दिए। अब इसे कहा कि वृक्षों की जड़ें जो है मृदा पदार्थों को बांधे रखती है, ठीक है, जो मृदा संरक्षण में सहायक होती है। अतः सरकार द्वारा सार्वजनिक मार्गों, नहरों, रेल पटरियों आदि इत्यादि के दोनों और तीव्र गति से जो बढ़ने वाली प्रजातियों के वृक्षों को क्या है, देखिए पट्टी के रूप में जो है रोपित कर वृक्षारोपण करते हैं। मतलब इसने कहा सड़क बनी हुई है तो सरकार क्या करिए, सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगा दे रही है, या नहरें बनी है उसके किनारे, रेल पटरी है उसके किनारे, सार्वजनिक मार्ग है उसके किनारे, तो इन सब के किनारे क्या है, पेड़ लगा दे रही है, वृक्षारोपण कर रही है। वृक्षों की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को अपने में जकड़े रहती हैं, बहने नहीं देती, तो इसकी वजह से मृदा अपरदन कम हो जाएगा। अब देखिए हमने कौन कौन से उपाय कर लिए, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। अब सामाजिक उपाय भी देखते हैं क्या लिखा है भैया। तो इसने कहा अति चराई से पहाड़ी जो ढाल होती है उसमें मृदा जो है ढीली पड़ जाती है। मतलब इसने कहा कि अगर ये मैदान है, ठीक है, उसमें खेत लगी है तो हमने घास लगी, तो ये घास क्या करती है ना, घास की जड़ें तो मृदा को जकड़े रहती है, ठीक है। अब वहीं कोई जानवर आएगा, इन सब घास को खा जाएगा, घास खत्म। अब ये क्या है, खाली मिट्टी मतलब खाली भूमि हो गई। अब क्या है, इसमें जो मृदा है ना आसानी से जो है ना ढीली पड़ जाएगी, और हल्की सी हवा चलेगी उड़ जाएगी, या हल्का सा पानी बहेगा तो वो बह जाएगी। तो इसे कहा, और पानी का बहाव जो है इस ढीली मृदा को बड़ी आसानी से क्या बहा कर ले जाएगा। मृदा अपरदन को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में क्या है, नियोजित चराई से वनस्पति के आवरण को बचाया जा सकता है। मतलब इसने कहा एक तरीके से आप हर काम करिए, ठीक है, और जिससे मृदा संरक्षण में क्या है, सकारात्मक सहयोग हो सके, ठीक है। अब हमारे सामाजिक परिवेश में क्या है, वृक्षों का कटाव, अत्यधिक दोहन भी क्या है, मृदा अपरदन का एक कारण है। हमने कहा बहुत ज़्यादा हम वृक्ष काटते हैं, फिर वही वाली बात, वृक्ष क्या करते हैं, जड़ों को रोके रखते हैं, या बहते हुए पानी को बहुत तेज़ी से बह रहा है तो उसको धीरे बहने के काम आते हैं, कि अवरोधक की तरह काम करने लगे। बहुत तेज़ी से हवा चल रही है तो उसको भी रोकने का काम करते हैं, मतलब या इसकी गति को कम करने का काम करते हैं। अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो गाइस पानी भी बहुत तेज़ी से बहेगा, ठीक है, हवा भी बहुत तेज़ी से, मिट्टी बहुत तेज़ी से बहती जाएगी। वनों के कटाव और दोहन का निम्नीकरण, मतलब उसको कम करके जो है मृदा संरक्षण को में जो है सहयोग किया जा सकता है। अब झूम खेती, फिर वही वाली बात, झूम खेती में क्या है, जंगलों को काटकर जलाकर जो है खेती की जाती है, जिससे मृदा को बहुत हानि पहुंचती है, ठीक है। तो इस पर पूर्णतः जो है रोक लगाई जाए और क्या है, मृदा संरक्षण होगा इससे, ठीक है। अब इसमें लोक सहभागिता, मतलब लोग जो है सहभागिता मतलब हेल्प करे करके, लोक सहभागिता के माध्यम से ग्राम पंचायत से लेकर जो है शहरों तक वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता, मतलब लोगों को जागरूक करिए भैया कि पेड़ लगाएं। अब इसने कहा कि गैर सरकारी संस्थाओं को, यानी कि NGO, ठीक है, तो NGO को भी इस अभियान से जो है जोड़ना होगा और मृदा संरक्षण के प्रति क्या है, सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दो भैया, तभी वो खुश होकर ये काम कर सकते हैं, जिससे मृदा संरक्षण को करने के लिए लोगों में क्या है, प्रोत्साहन बढ़ेगा। अब इसने नोट लिखा है मृदा के अध्ययन के विज्ञान को, मतलब देखिए अगर आप मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं, मृदा का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं पोडोलॉजी। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पता होना चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गाइस क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों 1 मिनट के लिए रुक जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी चीज़, घटना चक्र की वीडियो देखनी है तो भी आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। चलो लिखा है, मृदा से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो, जलोढ़ मृदाएं, इसने कहा कि इसमें नाइट्रोजन से समृद्ध होती है, गलत। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। जो हम लोगों ने जलोढ़ मृदा पढ़ा था तो इसमें हमने देखा था कि इसमें नाइट्रोजन की होती है कमी, तभी हम क्या डालते हैं, यूरिया। चलो दूसरा लिखा है, काली मृदा लोहे और चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन की हानि होती है, ये बात सही है। अब जगह लेटराइट मृदा जो है लोहे एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, इसमें नाइट्रोजन पोटेशियम की कमी होती है, बस ये दोनों ही सही है, ठीक है, यानी कि बी आंसर। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास जो है, इसने कहा कि 0
002 mm से कम होता है, यानी कि सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। सबसे नीचे से हमने स्टार्ट किया तो ऊपर की तरफ सबसे नीचे जो था वो था आपका 0.002 मिलीमीटर, ठीक है। तो वो क्या था, मिट्टी के रूप देखे ना हमने, तो सबसे छोटा होता है उसे बोलते हैं मृत्तिका, यानी कि क्ले। अब इसने कहा कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में होते हैं उसमें किस चीज़ की कमी होती है, तो गाइस उसमें होती है नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन की। तो कीड़ों को खा के उस नाइट्रोजन की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसने कहा काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, सही बात है। इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है कि उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो कैसे ये हो गई गलत बात। यानी कि इसका ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। चलो, भारत की जो लेटराइट मिट्टी है वहाँ होती है जहाँ वर्षा बहुत होती है, तो इसमें से कौन सा कदम सही है, तो वो साधारणतः जो है लाल रंग की होती है लेटराइट मृदा। पहली बात इसने ये गई, तो ये सही बात है, लाल रंग की होती है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, लोहा अधिक मात्रा में होता है, एल्यूमिनियम होता है, तो लोहा होता है जहाँ, वहाँ की मिट्टी हो जाती है लाल। अब इसमें लिखा है कि नाइट्रोजन पोटास से समृद्ध होते हैं, गलत। नाइट्रोजन पोटास जो है उसका हो जाता है निक्षालन, यानी कि वो नीचे की परतों में चला जाता है, तो ये हो गई दूसरी बात गलत। उसका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास है, तो गाइस ये वहाँ है जहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो राजस्थान में नहीं होती है बारिश, ये तो हम भी जानते हैं। चलो, ये दो बातें गलत। तो इन मिट्टियों में क्या है आपका, टैपियोका और काजू की अच्छी खेती होती है। चलो, कुछ नहीं पता तो आपको पता होगा काजू का होता है, तो वो होता है आप जब ऐसे बनाएंगे ना, तो गाइस हमने कहा कि यहाँ पे जो है अच्छी बारिश होती है, तो हम जानते हैं कर्नाटका या केरल में आपने देखा होगा इस साइड काजू बहुत अच्छा होता है। यानी कि फोर्थ भी सही है, पहला भी सही है, तो यानी कि इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत, नेक्स्ट इसमें लगा भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सबसे ज़्यादा कमी होती है वो कौन सा है। तो गाइस चलिए, ये है क्वेश्चन है UPSC मेंस 2000। तो आंसर हमारा जस्ता की कमी होती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। इधर सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। फिर इसके बाद है चंबल घाटी के खड्डों के निर्माण का कारण क्या है, तो हमने कहा वही अवनालिका अपर्दन, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी नालियाँ बन जाती है और खेत जो है बहुत टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, बेकार हो जाती है ज़मीन। अवनालिका अपर्दन कहाँ, चंबल नदी से होता है, चंबल घाटी, मालवा पठार, हमने देखा भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन प्रक्रिया क्रम बताओ, सही क्रम। सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है गाइस, बहुत सिंपल, रेल अपर्दन था, नहीं, फिर से देखते हैं। हाँ, सबसे पहले बूंद अपर्दन था गाइस, तो बूंद अपर्दन को ही आसफाल अपर्दन भी कह दीजिए। उसके बाद था परत अपर्दन, उसके बाद था रेल अपर्दन, उसके बाद था अवनालिका अपर्दन। ठीक है, तो आंसर पता हो गया आपको। अब इसने कहा कि किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अच्छी होती है, तो गाइस जो सबसे छोटे कण होंगे उसकी अच्छी होगी, उससे बड़े वाले की उससे कम होगी, उससे बड़े वाले की उससे कम होगी, उससे बड़े वाले की और भी कम। तो भैया हम देखते हैं मृत्तिका, गाद, बालू, ठीक है। तो भैया इसमें सबसे बड़ा जो कण है, मतलब व्यास है जिसका, वो होता है बालू का, ठीक है। तो बालू और कहीं नहीं है, बस यही है। तो आंसर तो आपका ऐसे, मृत्तिका सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा हो जाता है गाद, और बालू तो बहुत ही बड़े कण होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जिसके कण बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, जो कण बहुत बड़े बड़े होते हैं उसमें जो है पानी को धारण करने की क्षमता सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसकी कुल क्षेत्रफल की प्रतिशतता कम है। तो इसने कहा कि वेस्ट बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश की जो है रोपित क्षेत्र की जो टोटल क्षेत्रफल है उसकी प्रतिशतता कम है, तो ये बात हो जाती है सही, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कम है, ठीक है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा क्या है, यहाँ लेटराइट है, गलत है गैस। आंध्र प्रदेश में इतनी बारिश नहीं है जितनी आप अगर पश्चिमी घाट की बात करें वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट में ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में उतनी नहीं होती है, तो लेटराइट मृदा यहाँ की नहीं है। तो ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो हमने वही बोला जिसके जो है मोटाई जो है सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि फिर अब मोटे मोटे कण होंगे तो उनके बीच से ना पानी को नीचे जाने का जो है एरिया ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है बलुई दोमट, ठीक है। दोमट बालू
इसकी कम होगी, दोमट की कम होती है, और मटियार दोमट सबके जो बलुई दोमट है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा व्यास होता है, तो जल धारण क्षमता इसकी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये बात हो गई गलत। हिमालय की मिट्टियों में जो ना ये ह्यूमस नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ है ना उनका अपघटन नहीं हो पाता जल्दी, तो अपघटन नहीं हो पाएगा तो ह्यूमस अपने आप में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हिमालय ठंडा है। आप फ्रिज में कोई आप सपोज़ अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप मीट ला के अगर फ्रिज में रख देते हैं तो वो जल्दी नहीं ख़राब होता। ठीक है, तो हिमालय में वैसे ही इतनी ठंड है तो कुछ भी चीज़ ख़राब तो होने वाली नहीं है, तो ह्यूमस की कमी हो जाएगी। हिमालय में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वनाच्छादित है, सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, बिल्कुल सही बात है, वन बहुत है वहाँ पे, तो दूसरी बात सही हो जाएगी, यानी कि ये हो गया ए गलत आर सही। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ठीक है, तो इन सब में देखिए गाइस हमने पढ़ा भी था अभी सनई। ठीक है, तो हमने कहा था भी ये क्वेश्चन भी है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर लिया हमने। तो मृदा संरक्षण के लिए जो है उपयुक्त में से कौन सी जो है विधियाँ उपयुक्त समझी जाएंगी, मतलब इन सब में से कौन सी मृदा अपरदन को रोकने के लिए अच्छी है, मृदा संरक्षण के लिए अच्छी है? तो इसने कहा बालू का बाड़ा बनाना। ठीक है, तो बना दीजिए। वेदिका निर्माण यानी कि टेरेसिंग हो गया। ठीक है, वायुरोध सब सही है, फसलों का हेरफेर। तो वैसे ये सारी सही है, यानी कि आपका आंसर है 1 2 3 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ है गाइस, अगर ये बस ये गलत है। क्यों? बालू का बाड़ा अगर आप बनाएंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही हट जाएगा, उड़ जाएगा, बालू के बाड़े से कोई फ़ायदा नहीं। बस ये वाला गलत है, बाकी मतलब 1 2 3 4 नहीं है, 1 3 4 है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, मृदा अपक्षय की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें वेदिका कृषि थे, बिल्कुल बेकार की बात है। जलवायु बिल्कुल बेकार की बात है। वनोन्मूलन यानी कि अगर वनों को काटा जा रहा है उसकी वजह से होगा, यानी कि इससे क्या होगा कि अपक्षय में मृदा की जो उर्वरता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब देखिए इसमें भू संरक्षण की तो वही है कि वनोन्मूलन, आप पेड़ काटेंगे मृदा, फिर क्या होगा, मिट्टी का अपरदन होगा, मृदा की उर्वरता कम होगी, तब चीज़ें इस एक साथ रिलेट करती है, तो बस आंसर भी है। अब भू संरक्षण की परिरेखा बंधन प्रक्रिया विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? ठीक है, परिरेखा बंधन विधि कहाँ के लिए होता है? तो ये होता है, देखिए इसमें लिखा प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत। ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है। नदी प्रवाह के सन्निकट बाढ़ग्रस्त होने वाले निम्न समतल मैदान अपतरण के बढ़कर फैलने की समस्या संयुक्त। तो वैसे ये देखिए, मुझे सही बताऊँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बात समझ में ही नहीं आई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ स्किप करती हूँ। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा, मैं आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है डी, यानी कि 7 का डी है। तो कई बार कुछ हिंदी की वजह से भी थोड़ा सा मतलब ऐसा कम होता है, लेकिन होता मेरे साथ भी कि कुछ क्वेश्चंस में शायद एक्सप्लेन या कुछ लाइन्स में शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो मैं आलतू फालतू कुछ नहीं बोलती हूँ, नहीं आता तो नहीं आता। देखिए आगे लिखा है मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है संचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो देखिएगा इसने ये कहा ये एक वो है, एक सतह है सपोज। ठीक है, अब यहाँ से पानी अब नालिका अपरदन केशिका क्रिया के द्वारा जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, उसमें लवण भी है। ठीक है, लवण भी है, पानी के साथ ऊपर जा रहे हैं। अब क्या होता है कि वाष्पन की वजह से पानी तो उड़ जाता है, लेकिन लवण यहाँ पे छूट जाते हैं। ठीक है, इसने कहा अब इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए ये लिखा है, ये जो है फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। ये तो बात हो गई गलत है, क्योंकि लवणीय भूमि हो जाएगी, फिर क्या उत्पादन में वृद्धि होगी? ये कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। चलिए इस पर रुक जाते हैं अभी। ठीक है, इस पर रुक जा रहे हैं। अब इसने कहा ये भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है। ये तो बेकार की बात है, कुछ नहीं, बेकार की बात है, इससे कोई मतलब नहीं। ये मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है, ये भी बकवास है। तो वैसे ये देखिए ना, ये मृदा को अपारगम्य बना देता है, मतलब अगर सारे लवण ऊपर आके ना चिपक जाए मृदा से, तो अब क्या होगा कि ये मृदा हो जाएगी अपारगम्य, मतलब ऊपर की कोई चीज़ नीचे तक नहीं जाएगी, चाहे वो पोषक तत्व हो, चाहे वो पानी हो, कुछ भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और इसमें भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, मतलब जो मिट्टी हो रही है ना लाल कलर की, तो उसका कलर जो है लाल हो रहा है, ठीक है, किस वजह से हो रहा है, उस मिट्टी में ऐसा क्या है। तो देखिए गाइस, लाल होने का मेन कारण है फेरिक ऑक्साइड, उस मिट्टी में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, मिट्टी का कलर लाल हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ उत्तरमाला है, आप लोग एक बार आंसर भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे जो हम नेक्स्ट करेंगे चैप्टर वो है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो गाइस अभी फ़िलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और घटना चक्र के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है, अगर मैं कहूँ ज्योग्राफी के लिए एक बुक, तो ये बहुत बढ़िया बुक है। अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन के मतलब जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, सॉरी बुक की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्राकृतिक वनस्पति के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।